नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू तो होता है एटॉमिक केमिस्ट्री के अदृश्य कणों से, लेकिन जा पहुंचता है ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट की विशाल दुनिया तक। हम उस विज्ञान की परतों को खोलेंगे जो चौबीसों घंटे हमारी सुरक्षा तो करता है, लेकिन जाते जाते एक ऐसी जटिल विरासत छोड़ जाता है जिसे संभालना सदियों का काम है। जरा ऊपर देखिए। क्या इस वक्त आपके कमरे की छत पर कोई इंसान की बनाई हुई रेडियो एक्टिव धातु शांति से बैठी है? अगर वहां एक स्मोक डिटेक्टर लगा है तो यकीन मानिए इसका जवाब हाँ है। हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा के लिए लगाए गए इन साधारण से दिखने वाले सफेद प्लास्टिक के डब्बों के अंदर दरअसल एक बेहद गहरा और हैरान कर देने वाला न्यूक्लियर साइंस छिपा है। तो आज की हमारे इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे मेरिशियम 241 के विज्ञान को, फिर झांकेंगे एक स्मोक डिटेक्टर के अंदर। उसके बाद बात होगी रेडियो एक्टिव कचरे की उस विशाल चुनौती की। फिर हम तुलना करेंगे लैंडफिल और सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन सिस्टम की। और आखिर में समझेंगे इसे डिसमेंटल यानी नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, अमेरिशियम 241 का विज्ञान। सीधा उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में चलते हैं जो इन उपकरणों को पावर देती है। 95 ये कोई आम नंबर नहीं है, ये अमेरिशियम का एटॉमिक नंबर है। अब दिलचस्प बात यह है कि अमेरिशियम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जमीन खोदकर निकाल लें। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से लैब में इंसान द्वारा बनाया गया एक रेडियो एक्टिव सॉलिड है। अगर हम इतिहास में जाएं तो इसे पहली बार 1944 में मशहूर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान खोजा गया था। तब वैज्ञानिकों ने प्लूटोनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार की थी। उस वक्त तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस ऐतिहासिक खोज से निकला ये तत्व एक दिन दुनिया भर के लाखों घरों की छतों पर रोजमर्रा की सुरक्षा का अहम हिस्सा बन जाएगा। अब इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम इसके अलग अलग रूपों को देखते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में आइसोटोप्स कहा जाता है। स्मोक डिटेक्टर्स में जो सबसे आम आइसोटोप इस्तेमाल होता है वो है अमेरिशियम 241। ये प्रकृति में बहुत ही अनस्टेबल यानी अस्थिर होता है। जैसे जैसे इसका डिके होता है यानी ये टूटता है, ये अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा किरणें छोड़ता है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि ये अपनी सारी ऊर्जा खोकर एक स्थिर बिस्मथ में न बदल जाए। अब जाहिर है जब बात रेडिएशन की हो तो खतरा समझना जरूरी हो जाता है। अमेरिशियम 241 मुख्य रूप से अल्फा पार्टिकल्स छोड़ता है। अल्फा पार्टिकल्स की खासियत पता है क्या है? ये हवा में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते और हमारी त्वचा की बाहरी परत को तो बिल्कुल पार नहीं कर सकते। तो बाहर से ये बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अगर किसी दुर्घटना में या लापरवाही से ये कण सांस के जरिए फेफड़ों में चले जाएं या पेट में चले जाएं, तब ये एक बड़ा जानलेवा खतरा बन जाते हैं। शरीर के अंदर जाने पर ये हमारे कंकाल तंत्र, लीवर और मांसपेशियों में गहराई तक बैठ जाते हैं और दशकों तक अंदर ही अंदर रेडिएशन देते रहते हैं। और ये समस्या कितनी लंबी है इसका अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लगाइए, 432.6 साल। जी हाँ, ये अमेरिशियम 241 की हाफ लाइफ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसकी रेडियो एक्टिव पावर को बस आधा होने में ही 4 सदियों से ज्यादा का वक्त लगता है। जरा सोचिए, अगर मुगल काल में कोई स्मोक डिटेक्टर बना होता ना, तो वो आज भी अपनी आधी ताकत के साथ एक्टिव होता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ सालों में खत्म हो जाए। ये तो पीढ़ियों तक साथ रहने वाली एक विरासत है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। स्मोक डिटेक्टर के अंदर एटॉमिक लेवल से बाहर निकलकर जरा देखते हैं कि हमारे घरों में ये साइंस आखिर काम कैसे करता है। बाजार में अगर आप देखें तो अलग अलग तरह के स्मोक डिटेक्टर्स मिलते हैं। कुछ ऑप्टिकल होते हैं जो लाइट और सेंसर पर काम करते हैं, और कुछ आयनाइजेशन डिटेक्टर्स होते हैं जिनमें वही रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसकी हमने अभी बात की। लेकिन मजे की बात यह है कि बाहर से देखने पर आप इन दोनों में फर्क बता ही नहीं सकते। इनका डिज़ाइन, इनका सफ़ेद रंग इतना एक जैसा होता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती कि उनके ऊपर छत पर कोई रेडियो एक्टिव चीज़ लगी है या नहीं। लेकिन अगर आप इन डिटेक्टर्स को पलट कर देखें तो पूरी कहानी बदल जाती है। इनके पीछे आपको वार्निंग लेबल्स दिखेंगे जिन पर साफ तौर पर 37 किलो बेकरेल या 1.0 माइक्रोक्यूरी अमेरिशियम 241 लिखा होता है। साथ ही वो मशहूर खतरनाक रेडिएशन वाला ट्रिफॉइल सिंबल भी छपा होता है। डिटेक्टर के अंदर यही अमेरिशियम हवा को आयोनाइज करके एक बेहद हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। जैसे ही आग लगने पर धुआं अंदर जाता है, वो इस करंट को रोक देता है और बस तुरंत खतरे का अलार्म बज उठता है। वैसे एक दिलचस्प फैक्ट बताऊं, अमेरिशियम हमेशा से इस काम के लिए पहली पसंद नहीं था। अगर आप पुराने मॉडल्स के लेबल्स देखें तो पता चलता है कि पहले रेडियम 226 का इस्तेमाल होता था।
इतिहास में तो निकल 63 यहाँ तक कि प्लूटोनियम तक का इस्तेमाल करके देखा गया है, लेकिन बाद में अल्फा पार्टिकल्स के सुरक्षित नेचर की वजह से अमेरिशियम 241 ही पूरी दुनिया में सबसे रिलायबल और आम सोर्स बन गया। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव कचरे की चुनौती। जब इन डिटेक्टर्स की लाइफ खत्म हो जाती है तो लाखों की संख्या में फेंके जाने वाले इन उपकरणों का आखिर होता क्या है? देखिए, एक डिटेक्टर के अंदर मौजूद एक माइक्रोक्यूरी सुनने में बहुत ही मामूली सी मात्रा लगती है, लेकिन जरा ऐसे लाखों उपकरणों से गुणा करके तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। फ्रांस का ही उदाहरण ले लीजिए। एक अनुमान के मुताबिक वहां के करीब 3 लाख अलग अलग जगहों पर 70 लाख, जी हां 7 मिलियन आयनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए थे। जब फ्रांस ने नियम बदले और इन पर रोक लगाई तो सोचिए, बिल्डिंग दर बिल्डिंग जाकर इन 70 लाख उपकरणों को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करना कितना बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर रहा होगा। इतिहास में इस्तेमाल हुए इन अलग अलग आइसोटोप्स के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। जहां निकल 63 की हाफ लाइफ 98 साल है, वहीं अमेरिशियम की 432 साल हैं। रेडियम 226 पूरे 1600 साल तक एक्टिव रहता है और प्लूटोनियम 239 को देखें तो वो 24,100 साल तक रेडियो एक्टिव बना रहता है। अब ये सिंपल सा गणित हमें साफ साफ बता रहा है कि इन चीज़ों को हम यूं ही कहीं भी नहीं फेंक सकते। हमें इसके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक कचरा प्रबंधन की ज़रूरत है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, लैंडफिल बनाम सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन। दुनिया भर में इन डिटेक्टर्स को डिस्पोज करने के लिए नियम क्या कहते हैं? अगर आप ग्लोबल पॉलिसीज को देखें तो आपको एक बड़ा विरोधाभास मिलेगा। एक तरफ अमेरिका के कई राज्य, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जहां आप इन घरेलू डिटेक्टर्स को आराम से अपने आम कचरे या लैंडफिल में फेंक सकते हैं। ये पूरी तरह लीगल है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, लग्जमबर्ग और अल्बानिया जैसे देश हैं जहां नियम बेहद सख्त हैं। वहां सेंट्रलाइज कलेक्शन सिस्टम है या फिर नए इंस्टॉलेशन पर पूरी तरह बैन लगा हुआ है। लग्जमबर्ग ने तो 1994 से ही नए इंस्टॉलेशन पर रोक लगा रखी है। अब यहां एक सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कुछ देश इन खतरनाक चीजों को आम कचरे में क्यों फेंकने देते हैं? खैर, इसका जवाब सेफ्टी असेसमेंट में छिपा है। स्टडीज बताती हैं कि नॉर्मल यूज में या लैंडफिल में फेंकने पर भी इससे जो रेडिएशन मिलता है वो 10 माइक्रोसीवर्ट प्रति वर्ष से भी कम होता है। ये मात्रा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ना के बराबर है। इसीलिए कई जगह इन्हें आम कचरे में फेंकने की छूट है। हाँ, लेकिन अगर किसी कमर्शियल बिल्डिंग से एक साथ हजारों डिटेक्टर्स निकलें तब उन्हें रेडियोएक्टिव वेस्ट ही माना जाता है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, डिसमैंटलिंग यानी विघटन की प्रक्रिया। जो देश इन्हें सावधानी से इकट्ठा करते हैं वो आखिर इस जटिल कचरे को कैसे प्रोसेस करते हैं? देखिए, पिछले कई दशकों में हजारों अलग अलग डिजाइन और कंपनियों के डिटेक्टर्स बने हैं। अब इन्हें सुरक्षित रूप से डिसमेंटल करने के लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि किस मॉडल में रेडियो एक्टिव सोर्स कहां और कैसे लगा है। इसके लिए वर्कर्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के एक स्पेशल डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से ये पता लगाया जाता है कि वो किस डिवाइस से डील कर रहे हैं ताकि उसे बिना किसी खतरे के खोला जा सके। इस डिसमैंटलिंग की प्रक्रिया में बहुत ही सख्त स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले होता है कैरेक्टराइजेशन यानी डिवाइस की पहचान और छंटाई। फिर आता है डिसमैंटलिंग का फेज, जहां एक्सपर्ट्स बहुत ही सावधानी से प्लास्टिक और मेटल को उस रेडियो एक्टिव सोर्स से अलग करते हैं। जो नॉर्मल प्लास्टिक या मेटल है उसे रिसाइकिल कर लिया जाता है। इसके बाद उस छोटे से रेडियो एक्टिव सोर्स की कंडीशनिंग होती है, यानी उसे सील करके पैक किया जाता है और आखिर में उसे हमेशा के लिए सुरक्षित स्टोरेज या डिस्पोजल में भेज दिया जाता है। अब जाहिर है, इस पूरे काम में सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। वहां काम करने वालों के लिए फुल PPE किट पहनना जरूरी है ताकि अल्फा पार्टिकल्स शरीर में ना जाएं। एक और खास बात, इन वर्कस्पेस में लकड़ी जैसी सोखने वाली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव कण लकड़ी में चले गए तो उसे साफ करना नामुमकिन हो जाएगा। और हाँ, अगर किसी पुराने डिटेक्टर में प्लूटोनियम मिल जाए ना तो उसके लिए IAEA के बेहद सख्त सेफगार्ड्स लागू हो जाते हैं ताकि वो संवेदनशील मटेरियल किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, जब हमारी रोजमर्रा की सेफ्टी के लिए बनाए गए ये उपकरण हमारी जिंदगी से भी कई सदियों आगे तक जिंदा रहते हैं, तो एक जिम्मेदार समाज के रूप में हम इस फेंकी गई तकनीक को कैसे संभालते हैं?
कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर साइंस का ये अनोखा मेल हमें बार बार याद दिलाता है कि आज जो हमारे लिए एक छोटी सी सहूलियत है, वो कल आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है।